उड़ीसा की राजनीति में एक वक्त ऐसा था जब नवीन पटनायक का सिक्का चलता था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब उनकी पार्टी बीजू दल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। उड़ीसा की सियासत में एक बार फिर से घमासान मच गया है, क्योंकि बीजू दल को तगड़ा झटका लगा है, जिसने पार्टी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में मुकम्मल हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीजू दल में सेंध लगाकर उसे बड़ा झटका दिया था, और इस बार भी बीजू दल को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि इस बार बड़ी नेता ने बीजू दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से उड़ीसा से बीजू दल का रुतबा कम हो रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खास शो कच्चा चिट्ठा। ओडिशा में बीजेपी ने कर दिया खेल। बीजू दल को लगा 440 वोल्ट का झटका। बीजेपी में शामिल हुई ममता मोहंता। बीजू दल के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। हाल ही में मुकम्मल हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा राज्य में बीजेपी के किले में सेंध लगाकर उसे जबरदस्त झटका दिया। इसके बाद से ही बीजेपी यहां राजनीतिक समीकरण जुटाने में लग गई है। अब बीजू दल को जोरदार झटका दिया है ममता मोहंता ने। जी हां, ममता मोहंता ने 31 जुलाई 2024 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके इस्तीफे को मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद बीजू जनता दल की पूर्व राज्यसभा सांसद ममता मोहंता 1 अगस्त 2024 को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मोहंता ने अपनी पार्टी बीजेडी से इस्तीफा दे दिया है। ममता मोहंता साल 2020 से राज्यसभा सांसद बनी थी और उनका कार्यकाल 2026 में खत्म होना था, लेकिन उनसे पहले ही उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जिसने बीजू दल की नींद उड़ा दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि उड़ीसा में राज्यसभा का गणित क्या कहता है। क्या है राज्यसभा का गणित? ममता मोहंता के इस्तीफे से खाली होने वाले सीट पर अब चुनाव होंगे, तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या के गणित से ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी सत्ता में काबिज तो है, लेकिन उसके खाते में राज्यसभा की सिर्फ एक सांसद है। राज्यसभा के गणित को समझे तो मौजूदा समय में उच्च सदन में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन वर्तमान में 225 सांसद ही है। बीजेपी के पास राज्यसभा में 86 सांसद हैं। एनडीए सहयोगियों को मिला दे तो ये आंकड़ा 101 तक पहुंचता है, जो कि बहुमत के आंकड़े 113 से कम है। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने के लिए बीजेपी को उड़ीसा से मिलने वाली सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता मोहंता कहती है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों की सेवा करने के आदर्शों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुई हूं। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मैंने किसी साजिश के तहत बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। ममता मोहंता ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और पार्टी के उड़ीसा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने काफी समय से बीजेपी के उपेक्षा करती आ रही थी। विधानसभा चुनाव में बीजेडी को मिली करारी शिकस्त। अभी हाल ही में हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को करारी शिकस्त मिली। इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में सरकार बनाई। बीजेपी ने 78 सीटों के साथ साधारण बहुमत हासिल किया और बीजू जनता दल और उसके नेता नवीन पटनायक को 24 साल के शासन को खत्म करके इतिहास रच दिया। क्योझर से विधायक मोहन चरण मांझी राज्य के सीएम और कनक वर्धन सिंह देव और पृथ्वी परिदा डिप्टी सीएम है। वहीं नवीन पटनायक नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, लेकिन उनके नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी किसी तरह का सियासी सवाल उठाया जा रहा है। 24 साल तक ओडिशा की सत्ता में रहने के बाद जब बीजू जनता दल चुनाव हारी तो नवीन पटनायक को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया।
ओडिशा के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि अब नवीन पटनायक अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे। इस चर्चा को बल तब और मिल गया जब उत्तराधिकारी की रेस में सबसे आगे शामिल वीके पांडियान ने राजनीति से बाहर जाने का ऐलान कर दिया। उत्तराधिकारी की इस चर्चा में सबसे मुफीद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी थी, यानी नवीन बाबू जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे वही उनका उत्तराधिकारी होगा। हालांकि चुनाव परिणाम के महज 14 दिन बाद ही नवीन पटनायक ने सबको चौंकाते हुए खुद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल ली। नवीन पटनायक का फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि वो 77 साल के हो चुके हैं। 5 साल बाद जब ओडिशा में चुनाव होंगे तब उनकी उम्र 82 साल हो जाएगी। लेकिन इसे महज संजोग कहें या कुछ और, लेकिन उड़ीसा में बीजू बाबू को छोड़ दिया जाए तो राज्य का कोई भी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। उड़ीसा सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक 23 नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन बीजू पटनायक को छोड़कर कोई भी सीएम कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। साल 2004 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे जानकी वल्लभ पटनायक नेता प्रतिपक्ष बने थे, लेकिन 2009 में वो पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाए। सच्चिदानंद दलाल, रामचंद्र उलाका समेत ऐसे कई नेता प्रतिपक्ष थे जो खुद ही चुनाव हार गए थे। बीजू स्टाइल में कर रहे हैं पॉलिटिक्स। 1995 में जब बीजू पटनायक चुनाव हारे तो उस वक्त वे 79 साल के थे। केंद्र में उस वक्त जनता पार्टी का दबदबा था और बीजू बाबू पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन वे दिल्ली न आकर उड़ीसा में ही रुकने का फैसला कर चुके थे और उड़ीसा के नेता प्रतिपक्ष बने। वहीं नवीन पटनायक भी उन्हीं के स्टाइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पटनायक के पिता की तरह ही आखिर वक्त में सीधे संघर्ष करने का रास्ता चुना है। दिलचस्प बात यह है कि बीजू पटनायक विपक्ष में थे तो उनके साथ बीजेपी थी, लेकिन नवीन पटनायक जब पक्ष में गए तो उनके सामने बीजेपी है। 10 साल में बीजेपी ने बीजू दल को पछाड़ा। बीजेडी ने उड़ीसा में अपना पहला चुनाव साल 1998 में बीजेपी के साथ लड़ा था। हालांकि 2009 में दोनों की राहें अलग हो गई थी और बीजेडी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, जिसके कारण बीजेपी को उड़ीसा में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी उड़ीसा में कोई कमाल नहीं कर सकी, लेकिन साल 2019 में बीजेपी ने बाजी पलट दी। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और बीजेडी के बीच वोट शेयर और सीट शेयर का अंतर काफी हद तक कम हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेडी और सीएम पटनायक के मजबूत जनाधार के बीच बीजेपी उड़ीसा में अपने पांव मजबूत करने में कैसे कामयाब हुई। इसका मुख्य कारण है बीजेपी उड़ीसा में कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगाने में कामयाब हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर 32.7% और 16.9% था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 13.8% और 38.4% हो गया। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मारी। इन आंकड़ों का गहन विश्लेषण करने से पता चलता है कि 2009 में कांग्रेस ने जो 6 लोकसभा क्षेत्र जीते थे, उनमें से 5 2014 में बीजेडी ने जीते थे और केवल 1 भाजपा को मिला थे। इसी तरह 2009 में कांग्रेस द्वारा जीती गई 27 विधानसभा क्षेत्रों में से 18 क्षेत्र 2014 में बीजेडी के पास गए थे और केवल 2 भाजपा के पास गए थे। 2019 में भाजपा ने जो 23 विधानसभा सीटें जीती, उनमें से 18 सीटें पहले बीजेडी ने जीती थी। इससे पता चलता है कि 2019 से पहले बीजेडी ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध मारी थी और अब भाजपा इनमें से कुछ हिस्सा अपनी तरफ करने में कामयाब रही। कम नहीं हो रहा बगावत का डर। 1998 में नवीन पटनायक को जब ओडिशा जनता दल की कमान मिली तो उन्होंने अपने करीबी सच्चिदानंद दलाल को नेता प्रतिपक्ष बनवाया, लेकिन 26 साल के बाद हालत बदल गए। बीजू जनता दल के कई बड़े नेता चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इनमें केंद्रपाड़ा के सांसद अनुभव मोहंती जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जो रह गए उन्हें सभी को राज्य में सत्ता आने की उम्मीद है।
लेकिन बीजेपी ने राज्य की सत्ता भी पूर्ण बहुमत से हासिल कर ली। ऐसी स्थिति में पटनायक के सामने अब पार्टी बचाने की चुनौती है। पटनायक के पास वर्तमान में 51 विधायक और 7 राज्यसभा के सांसद हैं। हाल ही के सालों में अक्सर देखा गया कि सत्ता जाते ही क्षेत्रीय पार्टियों में भगदड़ मच जाती है। तेलंगाना की बीआरएस, यूपी में बीएसपी और आंध्र प्रदेश की टीडीपी इसका बड़ा उदाहरण है। 2019 में आंध्र प्रदेश में हार के बाद टीडीपी ने राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नवीन पटनायक अब 77 साल के हो गए हैं। पिछले 2 सालों से उड़ीसा की राजनीति में उनके उत्तराधिकारी की चर्चा जोरों पर है। हाल ही के दिनों तक ब्यूरोक्रेट वीके पांडियन को उनका उत्तराधिकारी बताया जा रहा था, लेकिन चुनाव में हार के बाद पांडियन ने राजनीति से संन्यास ले लिया। पांडियन के बाद अब अगर नवीन पटनायक किसी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो ये संदेश सीधा जाता है कि नवीन बाबू ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया है। यही वजह है कि नवीन पटनायक ने अपने पास ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी रखी है। नवीन पटनायक कई बार ये बोल चुके हैं कि उनके मरने के बाद उड़ीसा की जनता ही उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करेगी। एक तरफ तो उड़ीसा में बीजू दल के हाथ से अब पूरी चीजें फिसलती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ नेता बचे थे, अब वो धीरे धीरे भी खिसक कर किनारा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या उड़ीसा में कुछ नया देखने को मिलेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।